नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे। पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 10 से 15 साल पहले भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था। ऐसा लोग समझते थे कि सन्यासी ही योग कर सकते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदल दिया है। आज चाहे कोई भी हो, वो अनुलोम विलोम करता हुआ नजर आ ही जाता है। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40% है। विद्यालय में भी जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें भी छात्रों की अपेक्षा बेटियों की संख्या अधिक है। यह प्रसन्नता की बात है कि परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में हमारी बेटियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्राओं में से, हमारी बेटियों में से आधुनिक युग की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, रोमसा, लोपामुद्रा निकले। और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और आगे बढ़ने की कामना की। इसी के साथ कहा कि आज योग का फायदा उठाकर लोग कई बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। साथ ही कहा उत्तराखंड उस सपने की ओर आगे बढ़ रहा है जो इसके निर्माण के समय देखे गए थे। वे कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेन योग पाकम रोतमम पर्वन मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर को अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों को सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज योग भारतीय संस्कृति के ध्वज भाग के रूप में दुनिया भर में इस सत्य को पुनर्स्थापित कर रहा है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई और तय की जीवन पद्धति कितनी वैज्ञानिक और हितकारी थी। आज योग का फायदा उठाकर दुनिया भर में लोग न केवल अनेकों असाध्य रोगों पर विजय पा रहे हैं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण उपजी समस्याओं को दूर करने में भी योग कारगर सिद्ध हो रहा है। योग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक विकारों को भी दूर करता है। यूं तो योग सदियों से विश्व में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जो ख्याति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इसने हासिल की है, वो अपने आप में भूतो न भविष्य थी। आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड उन सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ रहा है जो सपने इसके निर्माण के लिए दौरान देखे गए थे। हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पहचान कर उसके अनुरूप फैसले ले रही है। सीमांत क्षेत्र के दुर्गम इलाके से आने के कारण मैं प्रदेश की सभी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। साथ ही एक सैनिक पुत्र होने के नाते, चूंकि मेरा बाल्यकाल सेना के साथ बीता है
और आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे सेना के सर्वोच्च हैं। मैं उत्तराखंड के सैनिक परिवारों की अपेक्षाओं के और उम्मीदों के लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। हम निरंतर उन कामों को कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, उनकी भलाई से है। हमने निर्णय लिया है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे, तब हम उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन और प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान योग गुरु ने कहा, हमें विश्व विजय का पुरोधा बनकर भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका संकल्प दिवस है और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है। हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। आज इसका ये संकल्प दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कई सौगात दे सकते हैं। उनके आगमन पर बीजेपी की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो देवी देवताओं के साथ साथ घर के बड़े माँ बाप को सबसे पहले बुलाया जाता है और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं और तो हम सबसे पहले निमंत्रण किसको देते हैं? अगर देवी देवताओं को तो देते ही हैं निमंत्रण, नहीं, दूसरा सबसे पहले अपने बड़े, अपने परिजन, अपने माँ बाप को इसमें हम इनवाइट करते हैं। तो भाई वो हमारे बड़े हैं, हमारे पार्टी के लीडर हैं। तो जब यहाँ शुरुआत, आगाज़ चुनाव का हो रहा है, तो उसमें जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी, यहाँ पर होम मिनिस्टर द्वारा ही की जाएगी और हमारे जो और डिफेंस मिनिस्टर, जो हमारे बड़े जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा ही चुनाव का आगाज़ किया जाएगा, इसलिए उनको आमंत्रण दिया जाता है। नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इससे पहले खुद सीएम धामी ने भी इस कार्य की समीक्षा ली है और साथ ही किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंग भी चल रही हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक
हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 नवंबर को जसपुर आएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जसपुर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। पार्टी जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा ने जसपुर मंडी समिति परिसर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां बांटी। वहीं मंडी परिसर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां धरातल पर उतरने लगी हैं। देश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जसपुर विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उत्साह है। जिस प्रकार से वो जन कल्याणकारी नीतियां ला रहे हैं सभी वर्गों के लिए। अभी उन्होंने भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी की हमारी बहनों का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे 22,000 नौकरियों की हो, उनके उन्होंने जो है शासनादेश कर दिए, उनकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे कल्याण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री 30 नवंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी या मंडी समिति का जो प्रांगण है उसमें एक बहुत बड़ी विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। आज कार्यकर्ताओं की योजना बैठक थी। सभी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर में बांट के और शक्ति केंद्रों में बांट के अपनी अपनी जिम्मेवारियां ली हैं। हजारों की तादाद में ना भूतों ना भविष्य ऐसी एक बड़ी रैली इस जसपुर विधानसभा में होने वाली है और सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ उस रैली को तैयार में लगे। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम ने कहा, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उन्हें नमन करते हैं। उनके परिवारजनों के साथ हमारी सरकार खड़ी हुई है और जो भी सहयोग होगा हम वो करेंगे। आज शहीद गजेंद्र बिष्ट जी की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो उन्होंने हमारी देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम सभी उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे और उनके परिजनों का हर प्रकार से जो भी सहयोग हो पाएगा, हमारी सरकार हर प्रकार से उनके परिजनों के साथ खड़ी है और हम शहीदों के लिए निश्चित रूप से वो हमारे हमेशा स्मरण में रहे। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय में सभी हमारे जो शहीदों के परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम लोग सहायता प्रदान करें। उस दिशा में हमारी सरकार काम करे। यमकेश्वर विधानसभा के डाडामंडी स्थित गेंद मेला मैदान में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने पूर्व विधायक सुरेंद्र रावत के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सहयोग करने की अपील की। बता दें कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने यमकेश्वर विधानसभा के डाडामंडी स्थित गेंद मेला मैदान में जनता को संबोधित करने का एक कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किया गया था, जिसमें आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में अगर आपका आशीर्वाद मिला तो प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी देगी। लोग परिवर्तन के लिए उमड़ रहे हैं और उत्तराखंड में 2022 में परिवर्तन अवश्य संभावी है। कांग्रेस सत्ता में आएगी और हम सत्ता का उपयोग एक उन्नत उत्तराखंड बनाने, एक विकासशील उत्तराखंड बनाने और देश के एक मॉडल स्टेट के रूप में जहां महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण जिसका और वृद्धों का सम्मान जिसकी आत्मा होगी, ऐसा उत्तराखंड बनाएगी। जनता ने ये तय कर लिया कि जो 20 साल का वनवास है उससे जो है मुक्ति दिलानी है।
भाजपा का जो यहाँ वर्चस्व रहा है इस विधानसभा में, भाजपा मुक्त करनी है, ऐसा जनता की ओर से संदेश है। इस रैली में जितनी बड़ी भीड़ उमड़ी उससे लगता है, और उसके पीछे कारण कई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं कम बहुत दयनीय हैं, सड़कों के हाल बदहाल हैं, जहां पुलों को जोड़ने वाली बात है एक कोने से दूसरे कोने को, वो पुल नहीं बने। तो ये जो है जनता मान चुकी है। अब ये कुछ भी बरगलाए भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी बहकाए, कागज का टुकड़ा शासनादेश लेके आएगी, जनता मानने वाली नहीं है। जनता जवाब पूछेगी, क्योंकि यहाँ की सम्मानित जो विधायक जी हैं वो पिछली बार 2017 में वोट मांगने आई थी। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, वहाँ एक ही जवाब मिल रहा है कि वो जीतने के बाद तो आई नहीं हमारे गांव में। तो ये सारी बातें हैं, सारी चीज़ें हैं, और युवा मान चुका है, युवा ने तय कर लिया है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नेता ओही जो लोकां च विचरे, नेता ओही जो लोकां दे नाल खड़े, नेता ओही जो हक सच दी आवाज बने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਅਤੇ 32 किसान जथेबंदियां च होई बैठक दौरान किसानां दीयां मंगां नूं मिली प्रवानगी। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। गन्ने दा रेट प्रति क्विंटल 360 रुपए किया गया। किसानां दियां रहिंदियां फसलां कुछ दिनां च चुक लईयां जाणगियां। किसान संघर्ष दौरान किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे। पराली नूं अग लाउण करके किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे, पर अगे तो अग लाउण ते लगियां पाबंदियां जारी रहणगियां। AP स्कीम अधीन किसानां दे लगाए मीटरां दे आउंदे 37,000 रुपए दे बिल माफ किए जाणगे ते अगे तो कोई बिल नहीं आएगा। पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर महिलाओं को छलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधानसभा में महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि चुनाव में महिला और युवा नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की जीत की संभावना नहीं है, वहां पर वो 40 महिलाओं को सीट देने की बात करती है और उत्तराखंड जैसे राज्य में महिलाओं की अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को गिनाया और कहा कि बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। उपाध्याय जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, और बहुत बड़ी हेडलाइन में ये अखबारों में भी छपा, कि 70 की 70 जो हमारी विधानसभा की टिकट है हम महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते, हम महिलाओं को देंगे। और अभी हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बयान आता है कि न युवा न महिला, हम देंगे टिकट केवल जिताऊ कैंडिडेट को। तो आप देखिए कि किस प्रकार से एक दोहरे चरित्र पे ये कांग्रेस पार्टी काम करती है। उनके नेता लगातार, चाहे वो महिलाओं पे तंज कसना हो, चाहे बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा असम में हमने देखा कि किस प्रकार से उनके जो बहुत
एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो एक बलात्कार की घटना में शामिल थे। किस प्रकार बीजेपी नेता दीप्ति रावत के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि जिनके कई नेताओं पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिनमें विधायक और संगठन के नेता भी शामिल रहे हैं, वहीं आज महिला सम्मान की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देने का काम किया है। आज भी कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण के बिल को क्यों नहीं पास कर रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के महिला बचाओ महिला पढ़ाओ नारे पर भी सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी केवल नारों से ही महिलाओं का विकास कर रही है। देखिए, दीप्ति रावत जी का बयान अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि ये बयान वो पार्टी दे रही है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं कि जिस तरीके से चाहे वो संगठन के महामंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो या इनके मंत्रीगण हो, उन पे महिला शोषण का आरोप लगता रहा है। और ये वो पार्टी की जो है दीप्ति रावत जी बात कर रही हैं, जिसने प्रचंड बहुमत में आप प्रदेश में भी बैठे हैं और प्रचंड बहुमत में केंद्र में भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी 33% जो महिला आरक्षण का बिल है वो अब तक आप पास नहीं कर पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम महिलाओं को या युवाओं को टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महिलाओं का सम्मान कोई नहीं कर सकता। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद एक महिला है। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने महिला राष्ट्रपति देने का देश को काम किया। हमारी खुद की जो पूर्व प्रधानमंत्री देश की रही प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस पार्टी की थी। तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महिलाओं का सम्मान ना कोई कर सकता था और ना कोई कर पाएगा। आप समझिए, आज जो संविधान के 73वें और 74वें जो संशोधन के बाद पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं को अगर आरक्षण देने का काम हुआ है तो वो किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो शायद ज्ञान का अभाव है, इस वजह से इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हर जगह ठोक बजा के जो कैंडिडेट हैं उनको चुना जाएगा और महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी। रेल मंत्रालय 1 दिसंबर से रानीखेत एक्सप्रेस और जनसंपर्क क्रांति को बंद कर रही है। मंत्रालय ने कोहरे को देखते हुए ये कदम उठाया है। वही रेलवे के इस कदम की कांग्रेस आलोचना कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है, जिससे राजस्व का घाटा होगा और रेलवे बोर्ड को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश में केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे रेलवे विभाग के कर्मचारियों को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। रानीखेत एक्सप्रेस और जनसंपर्क क्रांति जैसे ट्रेनों के 1 दिसंबर से कोहरे का बहाना बनाकर बंद किए जाने से कुमाऊं के यात्रियों के लिए परेशानी होगी। रेलवे मंत्रालय और भाजपा सरकार रानीखेत एक्सप्रेस को 1 तारीख दिसंबर से बंद करने का षड्यंत्र कर रही है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निजी हाथों में जो रेल जो चल रही हैं उनको लाभ देने का ये सरकार काम कर रही है। रानीखेत एक्सप्रेस जो कि लाइफलाइन है हमारे पूरे कुमाऊं मंडल की, जो कि हमारे पूरे कुमाऊं मंडल के और उत्तराखंड के और अन्य स्थानों के भी तीर्थ स्थलों को, और हमारे वहाँ के जो लोग दिल्ली अपने इलाज के लिए जाते हैं, साथ में जो हमारे हल्द्वानी एक व्यापारिक मंडी है कुमाऊं मंडल की, और इसके अलावा यहाँ जो व्यापारी है आवागमन, तो ये सरकार इस तरह का काम करके उत्तराखंड को पीछे ले जाने का काम, निश्चित तौर पे ये निजीकरण को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा खेल है। आप देखिए, जब से रानीखेत एक्सप्रेस संपर्क क्रांति ये चल रही है तब से आज तक इतिहास में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपका टिकट आप लेने जाए तो वेटिंग से कम मिलता हो। आपको मिलता ही नहीं है। नॉर्मल बुकिंग करने में आपको बहुत अप्रोच लगानी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं टिकट मिलता है। और ये साथ में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है रेलवे विभाग के लिए। रेलवे संपर्क क्रांति हो गया, चाहे रानीखेत एक्सप्रेस हो गया, ये निश्चित तौर पे और 2022 में इनको 10 का आंकड़ा भी ये पूरा पार नहीं कर पाएगी और ये इनको जनता बहुत
पौड़ी जनपद के द्वारीखाल ब्लॉक में नवनिर्मित ब्लॉक सभागार और भवन का लोकार्पण आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया। ये भवन द्वारीखाल प्रमुख और संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र राणा के द्वारीखाल प्रमुख के रूप में कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। भवन जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1.5 करोड़ की लागत से कार्यदायी संस्था लैंड डाउन की देखरेख में 1 साल के तय समय में बनकर तैयार हुआ है। राणा इसके पहले कलजीखाल ब्लॉक में अपने पहले कार्यकाल में वहां भी बेहतरीन ब्लॉक मुख्यालय भवन बना चुके हैं। सभागार का लोकार्पण हुआ है, 1.5 करोड़ की राशि में बनकर ये तैयार हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पहले का जो सभागार था बड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में था और इट वाज वेरी अनहेल्दी टू इवन स्टे देयर। तो आज ये बड़ा सुंदर बन के तैयार हुआ है और मैं बहुत जनता को बधाई देता हूँ। और ये लोक निर्माण विभाग ने बनाया है, बड़ी अच्छी इसकी गुणवत्ता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के लिए एक ये बहुत बड़ा जो है ये एक सौगात यहाँ जो है मिली है। और भी विकास के काम हुए हैं, सड़कों का, पानी का और बहुत विकास के काम हुए हैं जिसके लिए हम लोग समर्पित हैं। तो आज द्वारीखाल जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए साहब, 65 साल इस ब्लॉक बने हो गए हैं और 21 साल उत्तराखंड बने हो गए हैं। आज जब मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख बना था तो तब यहाँ से नीचे से पैदल आना पड़ता था। बीटीसी हॉल की हालत बड़ी जर्जर थी, अधिकारियों के लिए बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पे 4 आदमियों के जहाँ पे आप खड़े हो गए इतने आदमी भी नहीं खड़े हो सकते थे। तो आज जब मैं आया और मुझे यहाँ टावर की व्यवस्था ही नहीं थी, तो आज आप देखेंगे कि आज आपके सामने हमने 1.5 साल के अंदर, और उसमें 7-8 महीने कोरोना के भी रहे, 1.5 साल के अंदर ये भव्य बिल्डिंग बना के तैयार करी है। बीटीसी हॉल हमारे प्रधान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा सा हो गया है। अधिकारियों के लिए बैठने के लिए आपने देखा होगा कि सारे रूम बन गए हैं। तो आज अब हमारा पंचायत प्रतिनिधि, आप यहीं से थोड़ा सा नीचे तक आप देखेंगे कितनी चौड़ी रोड आ गई है। आप कितना बड़ा फील्ड में आप खड़े हैं, 90 मीटर बाई 90 मीटर का फील्ड बन गया है। तो मुझे लगता है ये प्रदेश और देश का, पहले कलजीखाल था, अब दूसरे नंबर पे द्वारीखाल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होगा आधुनिक हर तरीके। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एयरमी न्यूज। नमस्कार।